देखिए इस एक्सरसाइज में प्रश्नावली 12A, इसमें आपके कितने क्वेश्चन हो गए थे? 4 क्वेश्चन हो गए। आज 5वां क्वेश्चन है और इस 5वें क्वेश्चन के बारे में हम समझते हैं। 5वां क्वेश्चन कह रहा है कि कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है। क्या है? अर्धगोले के आकार का है। ठीक है, यहां थोड़ा के भूल गए थे। अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। इसके ऊपर क्या है? एक, लिखने में सब गलती हो गई। इसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है और इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब होता है अंदर वाला। ठीक है, जैसे आप इस रूम में बैठे हुए हो तो इस रूम का आंतरिक आयतन पूछा जाए, या फिर इसके अंदर जितनी भी दीवार, ये चारों 6 फलक हैं, 6 के 6 फलकों का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जाए तो आंतरिक है, और बाहर से पूछा जाए तो बाह्य वो पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाता है। ठीक है, समझ में आया? तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका चित्र बनाने का प्रयास करेंगे। जब चित्र बन जाएगा तभी आप समझ पाएंगे अच्छे से। लिखा है कि कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का, एक बर्तन है जो खोखला अर्धगोला है, तो उसके ऊपर एक बेलन है। तो बेटा ध्यान देना, जैसे ये इस तरीके से आप बनाइए तो ये आपका एक बर्तन बन गया जो अर्धगोले के आकार का हो गया। ठीक है, अब इसमें क्या बना है, उसने कहा कि उस पर, उसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। अध्यारोपित का मतलब होता है ऊपर से ऐसे लगा देना, ऐसे लो भैया। ठीक, ये इस तरीके से इस पर एक बेलन अध्यारोपित हो गया। आगे कह रहा है कि अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है। मतलब ये जो बेलन है, सॉरी ये जो पूरा अर्धगोला है इसका व्यास है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, और इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। ध्यान देना, पूरा बर्तन जो है वो कितना है? 13 सेंटीमीटर है। 13 सेंटीमीटर पूरा, उसमें से बेलन की ऊंचाई और अर्धगोले की त्रिज्या दोनों शामिल होकर के ये पूरी ऊंचाई 13 सेंटीमीटर हो गई। ठीक है, कह रहा है कि आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसके अंदर का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए आपको क्या, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इन दोनों को निकाल करके आपस में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, मतलब पहले अर्धगोले का, या फिर एक साथ लिख दो, ऐसा नहीं है, क्योंकि बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जाता है तो आपको क्या करना है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है और बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। दोनों को जोड़ देना, आंसर हो जाएगा। या डायरेक्ट लिख दो कि अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, दोनों को एक साथ कर सकते हो। तो उससे पहले आपको क्या निकालना है, ऊंचाई देखनी है और अर्धगोले की त्रिज्या देखनी है, बेलन की भी त्रिज्या निकालनी है। ठीक है, तो थोड़ा सा समझने की बात यह है कि जो अर्धगोले की त्रिज्या होगी वही बेलन की त्रिज्या होगी, क्योंकि उस अर्धगोले पर ही तो बेलन लगा हुआ है, उसी पर तो अध्यारोपित है। अध्यारोपित का मतलब एक के ऊपर एक चिन्ह देना या लगा देना या चिपका देना, अध्यारोपित है। ठीक है, तो देखिए भैया हल करेंगे इसे। यहां लिखना है अर्धगोले का अर्धगोले का गोले का व्यास बराबर 14 सेंटीमीटर। गोले का व्यास, गोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या। तो अर्धगोले की त्रिज्या हो जाएगी 14/2 सेंटीमीटर, ये हो जाएगी आपका 7 सेंटीमीटर। तो जो गोले की त्रिज्या है वही बेलन की त्रिज्या होगी। ठीक है, चाहे आप लिख सकते हो अतः
बेलन की त्रिज्या बराबर 7 सेंटीमीटर। ठीक है, जो अर्धगोले की त्रिज्या है वही बेलन की। अब देखो त्रिज्या बेटा यहां से यहां तक ये आपकी क्या हो जाएगी 7 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर। ठीक है, और यदि ये इधर को आए तब भी यही रहेगी 7 सेंटीमीटर, क्योंकि ये त्रिज्या ही तो होगी। ठीक है, तो ये 7 सेंटीमीटर। अब समझने वाली बात यह है कि बेलन की ऊंचाई कितनी होगी। बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई, तो बेलन की ऊंचाई होगी कुल ऊंचाई, कुल बर्तन की कुल ऊंचाई माइनस अर्धगोले की त्रिज्या। त्रिज्या घटा दो बेटा इसमें से, कुल है 13, घटाना है 7। ठीक है, कितना बचेगा 6 सेंटीमीटर। तो ये जो बेलन है इसकी ऊंचाई हो गई 6 सेंटीमीटर, ये हो गया। ठीक है, अब एक एक करके आप इसे सॉल्व कर सकते हो। यहां लिख सकते हो बेलन बर्तन, बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यह है। ठीक है, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का क्या होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल, यह होता है 2πr², जबकि बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πrh, ये होता है। इन दोनों से हम कॉमन ले लेंगे 2πr, बचेगा हमारे पास r प्लस h, तो 2 इंटू पाई का मान 22/7 और r का मान लगाएंगे हम 7 सेंटीमीटर, और यहाँ हो जाएगा 7 + 6, ऊंचाई कितनी है। ठीक है, तो ये आपको देखना 7 से 7 काट दो। ठीक है, और ये 22 और 2 का इधर कर दें तो यहाँ हो जाएगा हमारा, देखो ये वाला हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, 22 का 2 में गुणा कर रहे हैं तो 44 और गुणे 7 और 6 जुड़ के 13 हो रहा है। 13 का हम 4 में 13 चौकू 52 की 2 हासिल 5, 13 चौकू 52 और 5 57। ठीक है, सॉरी, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये नोट कर लो। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, थोड़ा भाषा में ज़्यादा बड़ा है इसलिए नोट नहीं करेंगे इसे बोर्ड पे, डायरेक्टली देख लो। क्वेश्चन कह रहा है कि कोई तंबू एक बेलन के आकार का है, ठीक है, जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास क्रमशः 2.1 मीटर और 4 मीटर है तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2.8 मीटर है, इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो पहले तो उसमें कैनवास क्या होता है, जो तंबू का जो कपड़ा होता है वही कैनवास बोला जाता है। तो उसका आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है कि कितना इसमें लगा है। साथ ही 500 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से इसमें प्रयुक्त कैनवास की लागत ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए कि तंबू के आधार को कैनवास से नहीं ढका गया है, मतलब नीचे को इसे कैनवास से नहीं ढका गया है। तो समझो, देखो सबसे पहले आप चित्र बनाइएगा। कह रहा है कि कोई तंबू एक बेलन के आकार का है, जैसे बेटा इस तरीके से ये बेलनाकार है इस तरीके से। ठीक है, तो ये आकृति, ये तो जमीन का आधार हो गया। ठीक है, और यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई, इसमें देखो बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है,
तो बेटा ऊपर वाला हिस्सा जो है इस तंबू का इस तरीके से है, ठीक, ऐसे है। अब इसमें बोला है इसकी बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास। तो ऊंचाई जो बेलनाकार भाग की है वो है 2.1 मीटर, ये ऊंचाई है, जबकि इसका जो व्यास है वो है 4 मीटर। और तंबू की जो तिर्यक ऊंचाई है वो है 2.8 मीटर। इस तरीके से है ये। ऐसे इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। उसके बाद 500 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से इसकी लागत पूछी गई है। तो इस तरीके से इसमें पूछा गया है। अब सबसे पहले हमें देखना है कि इस बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो बेलन की हमें त्रिज्या निकालनी है। त्रिज्या इसमें व्यास अगर 4 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या इसकी कितनी हो जाएगी, 2 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है। तो हमारे पास एल का मान है, बेटा एच की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि जो शंक्वाकार भाग है उसका पृष्ठीय, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या होता है, पाई आर एल होता है। तो एल तो मान दिया गया। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या क्या दिया है। यहाँ लिखा है बेलन का व्यास। तो देखो बेलन का व्यास और शंकु के आधार का व्यास, शंकु के आधार का व्यास दोनों समान होंगे, 4 मीटर, ठीक है। तो बेलन की त्रिज्या बराबर शंकु के आधार की त्रिज्या। देखो त्रिज्या सदैव व्यास की आधी होती है, त्रिज्या सदैव व्यास की आधी होगी। तो 4 का आधा अगर आप करोगे तो क्या मिलेगा, 2 मीटर। तो दोनों की त्रिज्याएं 2 मीटर, मतलब ये 2 मीटर निकल के आएगी। चाहे आप इसे लिख दो, ये भी 2 मीटर है, ठीक है, 2 मीटर। तो भैया दोनों चीजें। और तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई ये यल होती है, जिसका मान 2.8 मीटर। लिखिए, इसमें लिखना है शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल होता है। पाई 22/7 है, आर 2 है और एल 2.8 है। यही है, एल कितना है, तिर्यक ऊंचाई कितनी, 2.8 है। अब देखो 7 से सपोज के लिए ये 2.8 की जगह पे हम 28 मान रहे हैं, ठीक है। तो 7 चौक 28, 4 बार में कटेगा, लेकिन ये 0.1 लगाएंगे, 1 अंक बाद दशमलव, क्योंकि इसमें 1 अंक बाद दशमलव है। अब हम क्या करेंगे, इनका सबका गुणा करेंगे। जैसे 22 दूना 44 हुआ और 44 का 0.4 में गुणा किया तो 4 चौक 16, 4 चौक 16 और 1 17, 1 अंक बाद दशमलव लगा दो। तो ये सिर्फ जो शंकु का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो निकलेगा 17.6 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, बेलनाकार जो भाग है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ लिखना है बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये होता है 2 पाई आर एच, ठीक है। पाई का मान 22/7 लगाओ, आर का मान 2 और एच का मान 2.1, सही है। अब देखो 7 से ये 2.1 मतलब 21, तो 1 अंक बाद दशमलव है, तो 7 3 21, 3 बार चला जाएगा। तो 1 अंक बाद दशमलव लगाओ, 0.3 हो जाएगा। अब इनका फिर गुणा करो, देखो 2 का गुणा 22 में 44 और 44 का गुणा 2 में, तो 44 दूनी कितना होता है, 88। तो ये हो जाएगा 88, फिर गुणा 0.3 करो, 3 का गुणा 8 3 24, 8 3 24 और 2 26, 1 अंक बाद फिर लगा दो दशमलव। तो ये आपका इतना हो गया। मतलब इस पूरे भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल ये है और इसका पूरे के पृष्ठीय क्षेत्रफल ये है।
तो हमें क्या निकालना है, मतलब पूरा कैनवास कितने में लगा है, कितनी उसकी लागत लगी और टोटल उसका क्षेत्रफल क्या है। तो यहाँ लिखो कुल, या यहाँ लिखो कुल कैनवास का क्षेत्रफल। तो देखो बेटा इन दोनों को पहले इसे जोड़ो, 17.6 और फिर 26.4 जोड़ो, 6 और 4 कितना हुआ 10, 7 और 6 13 और 1 14, और उसके बाद हो गया हमारा 3 और 1 4 44, ठीक है, मीटर स्क्वायर, यानी कि ये आया 44 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो टोटल कपड़ा जो है कितना लगा, 44 मीटर स्क्वायर कपड़ा लगा। अब इसकी लागत क्या है, 1 मीटर स्क्वायर 500 रुपये में है, तो 44 मीटर स्क्वायर कितने में होगा, तो ये लागत निकल आएगी। अगर आप 500 का इसमें गुणा करोगे तो आपको लिखना है 1 मीटर स्क्वायर बराबर 50 रुपये। तो यहाँ लागत लिख देना, लागत, ठीक है। तो 1 मीटर स्क्वायर जो है वो कितने का है, 500 रुपये का है। तो 44 मीटर स्क्वायर कितने का होगा, 44 गुणे 500 करो भैया, 5 डबल जीरो लगा दो, 5 का देखो गुणा करो 44 में, 5 चौक 20 और 5 चौक 20 और 2 22, ठीक है। तो ये आपका हो गया 22,000, यही आपका उत्तर हो गया, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 7वां है, इसमें कह रहा है कि 8.25 मीटर ऊंचाई का लंब वृत्तीय बेलन के आकार का एक टेंट है जिसके आधार का व्यास 30 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 5.5 मीटर है। यह एक लंब वृत्ताकार शंकु से घिरा हुआ है जिसका आधार समान है, जिसकी 45 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से लगने वाले कैनवास का खर्च ज्ञात कीजिए। तो पहले सेम है, जैसे ये अभी आपको छठा क्वेश्चन मैंने बताया था वैसे ही ये भी क्वेश्चन लगेगा। तो सबसे पहले किताब में भी इसका चित्र दे रखा है, देखो चित्र है इसका इस तरीके से, ठीक है, ये है बेटा। तो इसकी जो कुल ऊंचाई वो है 8.25 मीटर, ये कुल ऊंचाई हो गई। और इसमें से ये 15 मीटर इसकी त्रिज्या हो गई दोनों की, क्योंकि ये 30 मीटर व्यास बता रहा है तो 15 इसकी त्रिज्या हो जाएगी, ठीक है। और ऊंचाई लंबवृत्तीय बेलन के आकार का एक टेंट है जिसके आधार का व्यास इतने मीटर है और 5.5 मीटर इसकी वो है। ये बेटा बेलन की ऊंचाई हो गई, ठीक है। और रुपया जिसमें कितने हैं 45 रुपये पर वर्ग मीटर। इसमें ये भी ऊंचाई होगी, हालांकि उसमें देखो इसमें एक चीज़ नहीं दे रखी है, यल का मान नहीं दे रखा है, ठीक है, मतलब त्रियक ऊंचाई नहीं दे रखी है। तो त्रियक ऊंचाई ये चीज़ आपको निकालनी पड़ेगी, ये वाली, ठीक है। एच भी निकालना पड़ेगा। एच कैसे, देखिए हल करते हैं, पहले लिखते हैं इनके मान सब। पहले लिखो बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या बराबर शंकु की त्रिज्या। तो देखो त्रिज्या कितनी है 15, क्योंकि 30 व्यास है तो त्रिज्या दोनों की 15 हो जाएगी, ठीक है। अब सॉरी बेलन, और यहां लिखना है शंकु, शंकु की ऊंचाई, की ऊंचाई। तो शंकु की जो ऊंचाई होगी वो होगी 8.25। देखो ध्यान देना,
ये यहाँ से लेकर के और यहाँ तक है 8.25, जिसमें बेलन हिस्सा, बेलन जो है वो है 5.5। ठीक है, तो हमें ये शंकु की ऊंचाई निकालनी है, तो इसमें क्या करेंगे 5.5 घटा देंगे। तो 5.5 का मतलब होता है ये 50, जैसे 8.25 में से 5 दशमलव ऐसे घटाओ, 5 में से 0 जाएगा, 5 बचेगा, 2 में से 5 जाएगा नहीं, यहाँ से कैरी लो तो ये 12, 12 में से 5 गया तो 7 बचा, यहाँ रह गया हमारा 7, 7 में से 5 गया 2 बचा। तो ये जो ऊंचाई शंकु की ऊंचाई आएगी वो 2.75। ठीक है, ये इसकी ऊंचाई हो गई 2.75। अब हमें निकालना है एल। ठीक है, तो उससे पहले लिखें बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई। तो बेलन की ऊंचाई रहेगी आपकी 5.5 मीटर। अब लिखना है एल, तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई यानी कि यल रहेगा √r² प्लस h²। तो r² बेटा है इसका 15 का वर्ग प्लस 2.75 का वर्ग। देखो 15 का वर्ग होता है 225, तो यहाँ लिखो 225 प्लस है, देखो 2.75 का आपको वर्ग करना पड़ेगा। वर्ग करोगे यहाँ कर लो, जैसे 2.75 का आपस में गुणा कर दो, जैसे 5 25 और 5 7 35 और 2 37 और 5 दूनी 10, 10 और 3 13, ऐसे ही 7 पना 35, 7 7 49, 49 और 3 52, 3 हो गया 52, हासिल 5 और 7 दूनी 14 और 5 19। फिर 2 का करो, ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 7 दूनी 14 और 1 15 और 2 दूनी 4 और 1 5। जोड़ो इसे, 5 7 5 12, 5 और 1 6, ये हो जाएगा हमारा 15, 9 14 और 1 15, 15 की 5 यहाँ से ले 6 और 1 7। अच्छा 2 का एक 4 अंक बाद दशमलव लगेगा, याद रखना इसके वर्ग में, क्योंकि 2 अंक बाद तो यहाँ दशमलव है, जब इसका वर्ग करोगे तो 4 अंक बाद 1 2 3 4 यहाँ लगेगा। तो ये हो जाएगा आपका 7.5625। अब इसे बेटा जोड़ो, इसमें 7 जुड़ेगा, याद रखना सिर्फ 7 जुड़ेगा। तो इसमें 7 जोड़ोगे तो ये देखो 7 ही दशमलव के आगे है, ये 225, 225 में 7 जोड़ो तो 200 हो गया 232, 232.56 और 2 5। अब इसका आपको वर्गमूल निकालना है। ठीक है, इसका वर्गमूल निकालना है, तो इसका वर्गमूल निकालो। इसका वर्गमूल निकालने के लिए गुणनखंड करना पड़ेगा। तो देखो ये इसका कभी कभी इस प्रकार की जब संख्याएं आ जाती हैं तो उनका वर्गमूल निकालना तुम्हें लगता है कि बहुत कठिन होता है। तो एक मैं विधि बताऊंगा जिस विधि का नाम है भाग विधि। कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या हो उसका वर्गमूल आप आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है, जैसे ये इतनी बड़ी संख्या दिखाई दे रही है तो इसमें भाग विधि के माध्यम से ही आप उसका वर्गमूल निकाल सकते हो। जैसे लिखा है 200, यहीं करे दे रहे 232.5625। ठीक है, तो इसका ऐसे निकालो, पीछे से जोड़ा बनाओ 1 2 3 और इसका जिसका जोड़ा नहीं बने उसे वैसे ही छोड़ दो। ठीक है, तो यहाँ ध्यान देना। अब पहले इसे करो, एक ऐसी संख्या लो जिसका वर्ग करने पर 2 से ज़्यादा ना हो, तो 1 होगा। अगर आप 1 का वर्ग करोगे तो 1 का वर्ग 1 ही आता है ना। 2 लोगे तो 2 का वर्ग 4, और 4 लेने पर ये 2 से बड़ा हो जाएगा, तो इसका मतलब 2 नहीं ले सकते हो अभी। आप कितना लो, 1 लो। तो 1 का वर्ग 1 होगा, 1 यहाँ लिखो, 1 यहाँ, 1 यहाँ, ऐसे करके। अब 1 का वर्ग किया था, कितना आया था, 1 आया था। 2 में से 1 घटाओ, 2 में से 1 घटाओ, कितना बचेगा 1, और इन्हें जोड़ के नीचे ले आओ, 1 और 1 जोड़ के कितना हुआ 2। ठीक है,
अब क्या बचा है, ध्यान देना, एक ये और जोड़ा पूरा नीचे उतार लो, 132 हो गया। अब फिर सोचो एक ऐसी संख्या लो, यहां रखो जिसका गुणा करने पर 132 से ज़्यादा ना हो। तो सपोज के लिए हमने किया, यहां अगर आपने 2 लिया तो 22 हो गया, और 22 का 2 में गुणा करना पड़ेगा, तो 22 दूनी 44, यानी कि बहुत छोटा रहेगा। तो इससे मतलब है कि आप जैसे यहाँ 5 लो, अगर आप 5 लोगे तो 25 पंचे 125 होता है, यानी कि 5 ही आएगा। ठीक है, तो इसका जब गुणा करोगे तो 55 25, अब 5 दूनी 10 और 2 12। अब घटाओ बेटा, यहाँ से कैरी लो, 12 में से 5 गया तो 7 बचा, यहाँ 2, बस इतना ही बचेगा। अगला जोड़ा जैसे ही उतारोगे तो अगला जोड़ा दशमलव के बाद वाला उतरा, यानी कि 56। अब दशमलव के बाद उतरा इसलिए दशमलव यहाँ लग जाएगा। ठीक है, तो अब फिर यहाँ सोचो, इसे जोड़ो, फिर 5 5 कितना हुआ 10, और यहाँ 2 और 1 3 हो गया, तो यहाँ लिखो 30, जगह छोड़ देना। अब जैसे यहाँ फिर एक आप ऐसी संख्या लो जिसका इनका पूरे में गुणा करना, जैसे एक आप 1 लगाया तो 301 हो गया, और 301 में 1 का गुणा करोगे। ठीक है, अगर आप 2 लेते हो, 2 ऐसे करके, तो 604 हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से 2 ही लेना है, तो ये हो जाएगा 2, और यहाँ करोगे 2 दूनी 4, फिर 0 और 3 दूनी 6। अब घटाओ बेटा, 6 में से 4 गया 2 बचा, यहाँ आपका 5 और यहाँ 1, 152। अगला जोड़ा 25। ठीक, अब फिर इन्हें जोड़ो, यहाँ 4, यहाँ 0 और यहाँ 3। फिर सोच लो यहाँ एक संख्या, मेरे हिसाब से ये आएगा 5 ही। अब करो 5 55 25। ठीक है, और 2 22 हो रहा था, और 5 3 15। देखो पूरा कट गया, बस इतना ही छोड़ देना। कितना लिया था 5, तो इसका जो वर्गमूल निकलेगा वो आएगा हमारा 15.25 मीटर। ये सॉरी, ये इसकी लंबाई होगी, त्रियक लंबाई, मतलब ये वाला हिस्सा इसका निकल आया। तो इस विधि के माध्यम से आप आसानी से वर्गमूल निकाल सकते हो, ये भाग विधि होती है। अब जब ये चीज निकल आई, अब आप निकाल सकते हो, लिखना है कैनवास का क्षेत्रफल। कैनवास का क्षेत्रफल बराबर शंकु का क्षेत्रफल प्लस वेलन का क्षेत्रफल। तो शंकु का क्षेत्रफल देखो होगा पाई आर एल, और बेलन का होगा 2 पाई आर एच। तो ये 22/7 आर का मान कितना इसमें है, आर का मान है 15, और एल का मान है 15.25। ठीक है, उसके बाद पाई आर एल हो गया। ठीक है, अब यहाँ हो जाएगा हमारा 2 × 22/7 और आर 15, और एच जो है वो कितना है, बेलन है 5.5। ये है बेटा। तो चाहो तो ये जो कॉमन है, देखो 22/7 और 15 ये कॉमन है, कॉमन ले लो। 22/7 कटेगा है नहीं, ये गुणे 15 कॉमन लो। अब यहाँ क्या बचा, 15.25 प्लस बचा 2, और 2 का गुणा बेटा इसमें करो। देखो ये तो दोनों कॉमन हो गए। ठीक है, इसमें 15.25 बचा, और ये देखो 5.5, यानी कि 55 दूनी कितना होता है, 110 होता है, यानी कि 11 आएगा। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 11, इसका 11 आएगा। ठीक है, और जैसे ही आप 11 इसमें जोड़ोगे, 15 और 11 कितना हुआ, 15 और 11 हुआ 26। तो ये हो गया आपका 22/7 प्लस 15, और यहाँ हुआ 26.25। अब देखो 7 से ये कटेगा, 7 3 21, 21 5 बचा 52 हो गया, 7 7 49, 7 5, हाँ 7 से अब कट गया। देखो 7 से ये कट रहा है, देखो 7 3 21, कितना बचा, 26 में से 21 गया कि 5 बचा, 5 लगाया 2 के आगे तो 52 हो गया। 7 7 49, 7 7 49, कितना बचा, 3 बचा, 3 लगाया 5 के 5, 7 पना 35, 35 हो रहा था, तो 7 पना 35। तो ये बेटा निकल के आया, ये 22 × 15 × 3.75।
अब क्या करो, अब 15 का गुणा करो चाहे 22 का गुणा कर दो, ठीक है। तो 15 का गुणा करो, देखो 15 पना 75 कि 5 और 15 सत्ते 105 और 7 उसमें जोड़ो, 7 5 12 112 हासिल 11 और 15 तियाँ 45, 15 तियाँ 45, 15 तियाँ कितना हो रहा, 15 तियाँ 45 और 11 उसमें जोड़ो, 45 और 11 56, तो ये हो गया 56। 2 अंक बाद दशमलव लगा दो इसमें, फिर है 22, ठीक है। अब 22 का गुणा बेटा कर लो इसमें, देखो 22 का गुणा करो तो 2 का कर लो, पहले इधर ही करो, देखो 2 का गुणा हम कर रहे उसके बाद 11 का कर देंगे, टुकड़ों में कर दें तो 5 दूनी 10, 56 दूनी कितना 112 है, हैं हाँ 56 दूनी कितना होगा 112, 25 दूनी 50 है ना। तो ये हो जाएगा आपका 11। देखो 22 की जगह पे क्या हो गया, 2 का गुणा कर दिया मैंने, तो यहाँ हुआ 112.5। अब 11 करो, 11 पंचे 55, 11 दूनी 22 और 5 27 और 11 एकन 11 और 2, 11 और 2 कितना हुआ 13, हाँ से ले 11 एकन 11 और 1 12, तो इतना बेटा इसका क्षेत्रफल निकला। अब इसमें आपको क्या करना, लागत कितनी है, 1 मीटर स्क्वायर है 45 रुपए का, तो 12,375 मीटर स्क्वायर की लागत हो जाएगी इसकी 12,37.5 गुणे 45, करो 45 का गुणा इसमें, 45 का गुणा इसमें करोगे 12, यहाँ करे दे रहे हम 12,37.5 फिर 45, 55 25 और 5 सत्तो 35, 35 55 25 5 सत्तो 35, 35 और 2 35 और 2 37 और 5 तियाँ 15, 15 और 3 18 और 5 दूनी 10 और 11, 5 एकन 5 और 1 6, 4 पंचे 20, 4 सत्ते 28 और 2 30 और 4 तियाँ 12, 3 15 और 4 दूनी 8 और 1 9, 4 एकन 4, यहाँ 5 7 8 6 15 और 5, कितने अंक बाद 1 अंक बाद दशमलव। तो देखो बेटा आंसर चेक करो इसका 55,687.5, ये इसका आंसर आ गया। तो लागत ये हो गई, क्षेत्रफल ये हो गया, ठीक है।